अच्छा जी, अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं आगे 11.2 टॉपिक है, वो है एल्केन्स को हम पैराफिन कहते हैं। एक तो ये बात आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछी जा सकती है, व्हाई एल्केन्स आर कॉल्ड एज पैराफिन्स। पैराफिन इज derived from the two Latin words. The first one is para, it means little, and affin means affinity. तो हमें ये याद रखना है कि जो लफ्ज़ है हमारे पास पैराफिन, ये दो जो है लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया। एक है आपके पास पैरा से पैरा, पैरा का मतलब होता है लिटिल और अफिन का मतलब होता है अफिनिटी। क्योंकि जो एल्केन्स होते हैं इनकी अफिनिटी लेस होती है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड एज पैराफिन्स। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, एमसीक्यू के तौर पे आ सकता है। एल्कीन को हम ओलिफिन्स कहते हैं और एल्केन्स को हम पैराफिन का नाम देते हैं। अब इनकी एफिनिटी लेस कैसे होती है? अगर हम इनका जनरल फार्मूला देखते हैं तो दैट इज CnH2n+2। ये हमें शो करता है कि कार्बन कार्बन के दरमियान हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा, और जहाँ भी सिंगल बॉन्ड होता है हम उस बॉन्ड को, सिंगल बॉन्ड को हमेशा हम नाम देते हैं सिग्मा बॉन्ड। और जहाँ भी सिग्मा बॉन्ड होता है ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। तो जब तक ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा ये कंपाउंड कहीं जाके रिएक्टिविटी शो नहीं करेगा। इसलिए जिस कंपाउंड की रिएक्टिविटी लेस हो वो इनर्ट एक तरह से शो होता है, और उसको हम कहते हैं कि इट इज पैराफिन, क्योंकि इसकी अफिनिटी, इसकी रिएक्टिविटी लेस है, दैट्स वाई इट इज पैराफिन। एज कम्पेयर टू दिस, अगर हम किसी एल्कीन की बात करते हैं तो एल्कीन में कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड पाया जाता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। जहाँ पाई बॉन्ड होता है वो एक वीक बॉन्ड है, उसको आसानी से ब्रेक किया जा सकता है। जब वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा तो वो कहीं जाके रिएक्टिविटी भी शो करेगा, दैट्स वाई वी कैन से दैट पाई बॉन्ड जहाँ भी होगा वहाँ पे रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो एल्केन के अंदर पाई बॉन्ड ना होने की वजह से इनकी रिएक्टिविटी लेस होती है, दैट्स वाई इनको हम पैराफिन का भी नाम देते हैं। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कवर हो गया। हम कुछ बातें हम स्टडी करेंगे। पहली बात, एल्केन का जेनेरिक फार्मूला ये होता है। दूसरी बात, एल्केन्स को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ये आपने याद रखना है। दे आर कॉल्ड एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एंड जो सिंपलेस्ट हमारे पास एल्केन है, अगर हम उसकी बात करते हैं, सिंपलेस्ट एल्केन, सिंपलेस्ट होती है फर्स्ट मेंबर, तो वो है बच्चों हमारे पास CH4, और इसका नेम होता है हमारे पास मीथेन। और मीथेन, जो भी एल्केन होते हैं उनमें जो कार्बन होती है इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपने याद रखनी है, sp3 होती है। ये लाजमी तौर पे, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। अगले टॉपिक्स में हमने मजीद जाके इसके बारे में पढ़ना है। और अगली बात हम कर रहे हैं, एल्केन किस तरह के रिएक्शन देते हैं, वो खैर आगे हम डिस्कस करेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, ये हम साथ में कोट करेंगे। अभी हम यहाँ पे, हमने जो चीज़ यहाँ पे कोट करनी है वो है इनका नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब नेमिंग रखने का, नेमिंग का तरीका, नाम रखने का तरीका कह लें आप। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, कि एल्केन फैमिली के कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे की जाती है। तो पहले तो वो कॉमन जदी पुश्ती जो हमारी नेमिंग का तरीका है वो करते हैं, कि ऐसे समझ लें कि हम केमिस्ट्री की गिनती याद करने लगे हैं। केमिस्ट्री की गिनती से मुराद ये है कि हम 10 तक गिनती याद करने लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये जो गिनती मैंने कही है इसका मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ साथ एल्केन फैमिली के नेम, जो कंपाउंड के नेम है वो भी चेंज होते जाएंगे। कार्बन एक है, फिर कार्बन आपके पास बच्चों हैं 2, फिर कार्बन 3 हैं, फिर कार्बन 4 हैं, फिर कार्बन 5 6 7 8 9 एंड 10। अब कार्बन का तो हमें पता चल गया, कार्बन इतने, हाइड्रोजन कितने लगाने हैं वो हमारा बताएगा फार्मूला। फार्मूला यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं ताकि साथ साथ हम इसको अप्लाई करते चलें। CnH2n+2। n जो है यहाँ पे, n क्या होगा, हमेशा कार्बन का नंबर होगा। अब जिस भी कंपाउंड में आप जानना चाहते हैं कि हाइड्रोजन कितने आएंगे, उसके कार्बन के नंबर की वैल्यू को वहाँ पे फार्मूले में पुट कर दें। तो फार्मूला हमारे पास है CnH2n+2। अब n की वैल्यू क्या है, 1। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दूँ, H2, और इस n की जगह भी 1 आ जाए +2, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये C1 1 लिखे ना लिखे एक ही बात है, और ये 2 2 4 +2, सॉरी 2 1 2 +2, ये हो जाएगा आपके पास CH4। तो हमें पता चल गया कि जहाँ कार्बन 1 होगा वहाँ पे हाइड्रोजन 4 होंगे, तो हमने इसका मोलेकुलर फार्मूला लिख लिया। इसी तरह से C2 वाले के साथ कितने आपके पास हाइड्रोजन आएंगे उसको भी फार्मूले में हम पुट करके देख लेते हैं। n की जगह हमने पुट कर दिया 2, आगे आ गया H2 इंटू n की जगह अगेन 2 आ गया +2। अब ये तो आ गया C2, और H के साथ क्या आएगा, 2 2 4 +2 6,
तो ये फार्मूला बनेगा C2H6। इसी तरह से अगर हम C3 वाले की बात करते हैं तो C3 का मतलब ये है कि N की वैल्यू कितनी है 3, तो इस फार्मूले में पुट करें C इंटू 3 और H आ जाएगा आगे 2 इंटू 3 प्लस 2, तो ये आ जाएगा C3 2 3 जा 6 प्लस 2, तो H 2 3 जा 6 प्लस 2 8 आ जाएगा। इसका मतलब नेक्स्ट मेंबर का जो फार्मूला है वो है C3H8 एंड सो ऑन। हम मूव करते जाएंगे। अगर आप कार्बन के नंबर की वैल्यू पुट करते जाते हो तो फार्मूला आपको बताता जाएगा कि कितने हाइड्रोजन आएंगे। इसमें आप एक पैटर्न देखोगे। पैटर्न आप क्या देखोगे, हर एक नेक्स्ट मेंबर जब आ रहा है तो उसमें कार्बन 1 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं और हाइड्रोजन 2 टाइम। लेकिन कार्बन 1 था, एक कार्बन में ऐड किया तो 2 आ गया। हाइड्रोजन 4 थे, हाइड्रोजन में क्या ऐड किया कि अगला मेंबर बना 6। इधर कार्बन 2 था, एक और ऐड किया तो 3 बन गया, और इधर हाइड्रोजन 6 था तो 2 ऐड करने से हमारे पास 8 बना। तो आप क्या करो, कार्बन तो 1 टाइम इंक्रीज करो और हाइड्रोजन को 2 टाइम इंक्रीज करते जाओ, तो आपके फार्मूलाज बनते जाएंगे। ये C3H8 था, ये C4H10 हो जाएगा, यानी कि 2 आप हाइड्रोजन में ऐड करते जाओ। ये 10 है तो ये बेटे क्या हो जाएगा आपके पास 12, और ये हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 14, ये हाइड्रोजन हो जाएगा 16, ये हाइड्रोजन आपके पास 18, इसी तरह से ये हाइड्रोजन आपके पास 20, और ये वाला हाइड्रोजन जो है ये हो जाएंगे 22। ये आपने अभी तक मोलिकुलर फार्मूले पहले 10 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एल्केन फैमिली के याद कर लिए। यहाँ तक याद करना बहुत ईजी है, कार्बन के नंबर को याद करो और जो हाइड्रोजन है उसके नंबर के लिए आपने क्या करना है, जो नंबर है आपके पास गिवन कार्बन का उसको डबल करके उसमें 2 ऐड करते जाओ। जैसे यहाँ पे अप्लाई करते हैं, कार्बन का नंबर 4 है, डबल करोगे 8 आ जाएगा, प्लस 2 करोगे 10 आ जाएगा। अगली बात है इनका नाम। नाम कैसे आप लोगों ने याद करने, अगर कार्बन एक होता है तो इसके लिए जो हम प्रीफिक्स लगाते हैं वो होता है मैथ, ठीक है। 2 कार्बन के लिए हम लगाते हैं ETH, 3 कार्बन के लिए हम लगाते हैं PROP, 4 कार्बन के लिए हम लगाते हैं BUT, 5 कार्बन के लिए लगाते हैं PENT, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट OCT, 9 कार्बन के लिए NON और 10 कार्बन के लिए DEC। ठीक है जी, ये आपने प्रीफिक्सेस याद कर लेने हैं इनके। मैथ के लिए हम METH यूज करेंगे, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, ये आप याद करोगे सारे के सारे इनके प्रीफिक्स के तौर पे। अब क्योंकि ये फैमिली एल्केन की है तो एल्केन फैमिली के हर नाम के एंड पे हमेशा क्या आता है ANE, तो अब इनके एंड पे ANE लगा दोगे तो इनके नाम पूरे हो जाएंगे। ANE मीथेन, फिर ये बन जाएगा इथेन, फिर ये बन जाएगा प्रोपेन, इसी तरह से ब्यूटेन, पेंटेन, इसी तरह से हेक्सेन, फिर बन जाएगा हेप्टेन, ऑक्टेन, और फिर नोनेन, और फिर बन जाएगा डिकेन। तो ये इस तरह से आपने अब क्या किया, अब आपने इनके नाम याद कर लिए कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं यानी कि एल्केन्स हैं, इस फैमिली के पहले 10 मेंबर्स के नाम और मॉलिक्यूलर फार्मूलेस आपने याद कर लिए। तीसरी जो चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है वो है इनका आपके पास कॉन्डेंस स्ट्रक्चर। कॉन्डेंस स्ट्रक्चर में आप जितने भी कार्बन होते हैं उनको इंडिविजुअल ग्रुप की फॉर्म में मेंशन करते हो। कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ। कॉन्डेंस फार्मूलाज जो है पेपर में तो इतने नहीं पूछे जाते, लेकिन आपको पता होना चाहिए। सपोज मैंने यहाँ पे कार्बन नंबर 4 वाले की इसकी एग्जांपल लेता हूँ, तो 4 कार्बन को इस तरह से शो करोगे तो ये होगा कॉन्डेंस। अगर आप इसको ऐसे ओपन करके लिखोगे, इस तरह से शो करोगे, ये होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर आप इसको ऐसे ओपन करके लिखोगे 4 कार्बन को, ये हो जाएगा स्ट्रक्चरल फार्मूला। कार्बन हमारे पास 4 ही है, ये हमारा क्या होगा स्ट्रक्चर फार्मूला। इधर कॉर्नर पे हाइड्रोजन आ जाएंगे सारे टर्मिनल, क्योंकि हमने बॉन्ड्स पूरे करने हैं। तो ये हमारा क्या हो गया ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन, ये भी ब्यूटेन है, और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये अभी भी ब्यूटेन ही होगा, ये अभी भी ब्यूटेन ही है। लेकिन इनकी अरेंजमेंट मतलब जो तरतीब थी ना, जो इसकी स्केलेटन था वो थोड़ा सा चेंज कर रहा है, इसलिए ये 3 तरह के फार्मूलाज आपने इसके याद करने हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा तो ऐसे इकट्ठे लिख देंगे, कंडेंस्ड होगा तो इस तरह से लिखना है, और अगर स्ट्रक्चरल होगा तो इस तरह से लिखना है। ये सब के आपने इस तरह से लिख लेने। मतलब आपको मेनली जो पता होना चाहिए वो है मॉलिक्यूलर फार्मूलाज और उनकी नेम। बाकी स्ट्रक्चरल और ये लिखना बहुत आसान है और इनसे कोई क्वेश्चन भी नहीं आया करता। ये हमने एक टेबल सीखा। अगली बात इसी के साथ जो हमने अटैच करनी है वो है इसका एल्काइल रेडिकल के एल्केन फैमिली से एल्काइल रेडिकल कैसे बनाए जाते हैं। उससे पहले एक MCQ में आप लोगों के गोश गुजार करता चलूँ। यहाँ पे ये जो ब्यूटेन भाई साहब हैं,
ये एक बॉक्स के अंदर बुक में आपको लिखी हुई मिलेगी। ब्यूटेन जो है इसका एक आइसोमर होता है, उसे कहा जाता है आइसोब्यूटेन। एक ये खुद है एन ब्यूटेन, दूसरा है आइसोब्यूटेन। इसके दोनों आइसोमर के बारे में आपको बेटा बताया गया है कि जो ब्यूटेन है, सिंपल जो ब्यूटेन है, एक है आइसोब्यूटेन और एक है सिंपल ब्यूटेन, या इसको एन ब्यूटेन कहते हैं। तो ब्यूटेन को एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है लाइटर के अंदर, वो जो सिगरेट जलाने वाले होते हैं उनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। आइसोब्यूटेन को शेविंग जेल के अंदर एज अ प्रोपेलेंट यूज़ किया जाता है। ये एमसीक्यू के तौर पे छोटी छोटी बातें आप लोगों ने याद रखनी है कि आइसोब्यूटेन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं शेविंग जेल के अंदर प्रोपेलेंट के तौर पे, और सिंपल ब्यूटेन या एन ब्यूटेन को एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है लाइटर के अंदर, एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं इन सब को हम फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं ऑलमोस्ट। और जो CH4 है वो तो शाहकार है, आपको पता है, हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा फ्यूल है हमारे पास। अब हमने अल्काइल रेडिकल की बात करनी है। अल्काइल रेडिकल के लिए कुछ कुछ ही गिनी चुनी सी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, कि अगर हम मीथेन से, मीथेन एक एल्केन है, एल्केन से अल्काइल रेडिकल बनाना चाहते हैं, तो पहली चीज़ तो आपने ये याद रखनी है कि जनरली अगर आप मूव करना चाहते हो एल्केन से अल्काइल रेडिकल में, तो आपने क्या करना है, जो एल्केन है ना, इसका जो ANE है इसको रिप्लेस कर देना है YL से। नेम में तो ये हो जाएगा, फार्मूले में क्या होगा, फार्मूले में सपोज आपके पास CH4 है, आपने इसका टर्मिनल हाइड्रोजन यानी कि कोई एक हाइड्रोजन निकाल देना है, बाकी उस जहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा वहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा, बाकी एज इट इज लिख देना है। तो अब यहाँ पे इसका नेम क्या था, मिथेन, METHANE। तो ANE को हटाया, एक हाइड्रोजन को ख़त्म किया, और ये जो CH3 आया हुआ है, अब इसका नाम क्या बन जाएगा, METH वैसे ही रहेगा, ANE को हटा के लगा दिया Y, तो ये बन गया मिथाइल। इस तरह से आप किसी भी हाइड्रोकार्बन के यानी कि एल्केन फैमिली से एल्काइल रेडिकल बना सकते हो। सपोज मैं यहाँ से C5 वाले का बनाता हूँ, C5 वाले का मैं सिंपल एक ही बना रहा हूँ यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, एक हाइड्रोजन खत्म करना है, एक हाइड्रोजन के खत्म होने से ये बाकी बच गया C5H12, इधर एक बॉन्ड की जगह बन गई। जब भी एल्काइल रेडिकल बनेगा तो एक बॉन्ड की जगह होगी। अब पेंटेन जो था PENTANE, ANE को रिप्लेस कर दिया YL के साथ, तो ये बन गया पेंटाइल। ये आपने याद रखना है। इसी तरह से जो मीथेन से मिथाइल बनेगा, इथेन से आपके पास इथेन है C2H6, एक हाइड्रोजन खत्म करेंगे तो बनेगा C2H5, अब इसका नाम क्या पड़ जाएगा, इथाइल। फिर प्रोपेन से प्रोपाइल, जो ब्यूटेन है इससे ब्यूटाइल बनेगा। अब जो प्रोपेन और ब्यूटेन है इनके दो दो आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं कि दो तरह के आपके पास इनके ना बन सकते हैं अल्काइल रेडिकल की। प्रोपेन के आपके पास दो रेडिकल बन सकते हैं अल्काइल रेडिकल। एक तो बनेगा, तब पहले ना प्रोपेन का फार्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे 3 कार्बन है, इसमें CH3, CH2 और CH3, इस इट्स सिंपली कॉल्ड एज प्रोपेन। तो प्रोपेन के दो तरह के रेडिकल पॉसिबल हैं। एक रेडिकल ये है कि किसी भी टर्मिनल कार्बन से, एंड वाली कार्बन से हाइड्रोजन निकलवा दो, तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस CH3, मैं इस वाले से निकलवाता हूँ CH3 CH2, और यहाँ बच जाएगा CH2, और एक बॉन्ड की यहाँ पे जगह बाकी बच जाएगी। अब इस क्योंकि टर्मिनल कार्बन से निकाला तो इसका नाम होगा एन प्रोपाइल। नॉर्मल नॉर्मल मोस्टली यूज होता है स्ट्रेट चेन के लिए। और अगर हम सेंट्रल कार्बन से निकालते हैं हाइड्रोजन को, तो बाकी एक हाइड्रोजन इसका बच जाएगा, और इधर CH3 एज इट इज, ये भी CH3 एज इट इज। दिस वन इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल। सेंट्रल कार्बन से जब हाइड्रोजन निकलेगा तो ये क्या बनेगा, आइसोप्रोपाइल। ब्यूटेन के अल्काइल रेडिकल की बात कर रहे हैं। पहले ब्यूटेन का स्ट्रक्चर हम लिखेंगे, CH3 CH2 CH2 CH3, ये ब्यूटेन है। अब पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि पहले आप किसी भी टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दो, तो सिंपल आपके पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, CH, बाकी बच जाएगा 2, इससे मैंने निकाल दिया, फिर CH2, फिर CH2, और फिर CH3, यहाँ से अब हाइड्रोजन निकल गया। तो ये तो सिंपल है एन ब्यूटाइल, ठीक है। और दूसरे चांस ये है कि हम इस सेकंड कार्बन से, इस वाली से हाइड्रोजन को निकाल लें, तो वो क्या बनेगा, CH3 CH CH2 CH3, इस वाले से निकाला है, तो इसे हम कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। फिर क्या बन सकता है आपके पास, कि आप ये करो कि ये आपके पास 4 कार्बन है ना, तो आप इनको ऐसे अटैच करो कि एक कार्बन आ जाए सेंटर में,
और इसके साथ अटैच कर दो एक और कार्बन। आप इस कार्बन से अगर अटैच हाइड्रोजन निकालते हो, इसको अलग से देखेंगे हम, इस कार्बन से, तो अब ये आपके पास बनता है टर्शरी ब्यूटाइल। जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली 3 कार्बन अटैच होते हैं उसको टर्शरी का नाम दिया जाता है, दैट्स व्हाई इट इज टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, सेकेंडरी हो गया, टर्शरी हो गया। इसके अलावा एक और भी होता है दैट इज कॉल्ड एज आइसो, या फिर इसको आप आइसो का भी नाम दे सकते हो। पहले आप इस तरह से आइसो ब्यूटाइल बनाओ, जैसे ये है CH, CH3, CH3 एंड CH3। आप यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल दो, CH2 बच जाएगा। दिस वन इज कॉल्ड एज आइसोब्यूटाइल। तो ये कुछ डिफरेंट आपके पास अल्काइल रेडिकल हो गए। शॉर्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है? शॉर्ट क्वेश्चन इन दोनों में से लाजमी तौर पे आ सकता है कि प्रोपेन के अल्काइल रेडिकल जितने पॉसिबल हैं वो बना के दिखाएं, या ब्यूटेन के अल्काइल रेडिकल बना के दिखाएं। एटलीस्ट 3 अल्काइल रेडिकल आपको बनाने आने चाहिए। एन ब्यूटाइल हमने एक बनाया, फिर सेकेंडरी बनाया, फिर उसके बाद टर्शरी बनाया, उसके बाद आइसोब्यूटाइल बनाया। तो इन चारों में से एटलीस्ट 3 तो आपको एज इट इज़ आने चाहिए। तो यहाँ तक हमने सिंपल नोमेनक्लेचर की बात की। अब आगे जो है वो है हमारे पास आईयूपैक नोमेनक्लेचर। आईयूपैक नोमेनक्लेचर की बात करते हैं हम। जरा व्हाइट बोर्ड को साफ कर लें।